बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम लोग शामिल होते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यह कार्यक्रम देखते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक अपने क्लास के विषयों के बारे में पढ़ते हैं। शनिवार को सुरक्षित शनिवार यानी सेफ सैटरडे का प्रोग्राम देखते हैं और संडे को कुछ नया सीखते हैं। आज है संडे और आज हम सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कविता लेखन की कला के बारे में सीखेंगे। तो तैयार है ना आप सब आज फिर क्रिएटिव राइटिंग के क्लास में भाग लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। और कोरोना वायरस ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारा देश हिंदुस्तान है और हम स्थिति परिस्थितियों का सामना करना बखूबी जानते हैं। आप तो बच्चे हैं भाई, हर तरह से हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप कितना धैर्य के साथ आप धमाचौकड़ी मचाते हैं, दिन रात खेलते रहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन यानी घरबंदी में आप बिल्कुल घर में कैद होकर अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय दे रहे हैं। बच्चों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मैं अपने बगल अगल में देखता हूं कि बच्चे कैसे अपने घर में रहकर, आज तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। बड़ी अच्छी सरकार ने पहल की है, विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी ऐसे क्लासेज हो रहे हैं। आपका भी ऑनलाइन क्लास शुरू है। अब आप थोड़ा रंग बदलिए, मिजाज स्वाद बदलिए, और उसी मिजाज स्वाद बदलने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। तो आज मैं क्रिएटिव राइटिंग यानी सृजनात्मक लेखन के बारे में कुछ बातें करूँगा। बच्चों, सबसे पहले यूँ तो सृजनात्मक लेखन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कविता है, कहानी है, गीत है, गज़ल है, भजन है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, कहानी है, उपन्यास है, लघु कथा है, बहुत सारी विधाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है, और यह बात हकीकत भी है, कि सबसे सरल और अच्छी विधा जो है वह कविता है। कविता के बारे में कहा गया है, आपने भी सुना होगा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। मतलब जहाँ सूर्य नहीं जा सकता है वहाँ कवि जाएगा। कैसे भाई, आपके पास क्या पंख हैं? आप तो यथार्थ में ज़मीन से एक बित्ता भी ऊपर उठकर नहीं उड़ सकते हैं, तो फिर आप कैसे जो है रवि से भी ऊपर चले जाएंगे? तो यही समझने की बात है। यह आपकी कल्पना है, यानी आपकी कल्पना की उड़ान होती है। कवि की कल्पना की उड़ान होती है और उसी कल्पना के सहारे वह सूर्य से ऊपर, यानी जहाँ तक आकाश है या उसके ऊपर भी कल्पना में क्या नहीं किया जा सकता है, हर कुछ किया जा सकता है। तो बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि कवि की कल्पनाएं ही, व्यक्ति की कल्पनाएं ही, संवेदनाएं ही मूल होती हैं। इसीलिए जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि कहा गया है। बच्चों, एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की, कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, ढुलक कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सच में कविता जो है हृदय की पीड़ा है, और हर एक व्यक्ति के पास संवेदनाएं होती हैं। वह मनुष्य है, इंसान है, उसके पास दिल है, जज्बात है, प्यार है, मोहब्बत है, और यही सारी बातें अंदर में विभिन्न रूपों में चलती रहती हैं, उठती रहती हैं, पलती रहती हैं, तैरती रहती हैं, और आदमी के अंदर एक टीस पैदा होती है, एक संवेदना पैदा होती है। उसे लगता है कि मैं अपनी बातों को लोगों के बीच रखूं, लेकिन उसे लगता है कि सुनेगा कौन। हो सकता है मैं बच्चा हूं, या फिर मैं थोड़ा बड़ा ही हूं, किशोर हूं, और भी थोड़ा युवा हूं, लेकिन हो सकता है मेरी बातों को लोग नहीं सुने। तो उस स्थिति में बच्चों
क्या व्यक्ति करता है कि अपनी भावनाओं को कल्पनाओं के सहारे जो भी उसकी संवेदनाएं हैं उन्हें कोरे कागज पर लिखता है और फिर उसे अपनी ही रचनाओं में चमत्कार सा दिखता है। वो उसे लगता है कि अरे यह तो मैंने बहुत ही गजब लिख डाला, ये बड़ी अच्छी कविता हो गई। लेकिन इसको सुनेगा कौन? ये कविता सुनता हूँ कि कविताएं छपती भी हैं, तो भाई ये छपेगी कैसे? अब उसके अंदर विभिन्न प्रकार की टीसें जो है वो पैदा होने लगती हैं और वो अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के सुनाता है। तो बच्चों, आप में से हर व्यक्ति कवि है, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कवि है। यह भी उतना ही सत्य है कि कहानी वगैरह जो विधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति नहीं लिख सकता है, विशेषकर गद्य की विधाएं। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है या सभी लोग कहते हैं कि कविता जो है दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति लिख लेता है। तो बच्चों, हर एक आदमी होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसकी चर्चा होती है, तो फिर हर कविता नहीं हो जाती है। जो भी हम लिखते हैं, हो सकता है मुझे ऐसा लगता होगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी कविता है, लेकिन जब उसके अंदर पाठकीयता नहीं है, यानी पढ़ने वाला अगर उसके अनुसार से नहीं समझ रहा है, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण यानी जो हम कहना चाहते हैं पाठक यानी पढ़ने वाला वैसा समझ रहा है या नहीं। अगर वह नहीं समझेगा तो उसमें उसे आनंद नहीं आएगा। तो बच्चों, अब मैं आपको ज़्यादा न कुछ इसके बारे में कहते हुए मैं सिर्फ इतना आपको स्मरण करा रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कविता लिखने से खुद को वंचित रख सकते हैं। अवश्य देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ आपको बतलाना चाहता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपने विद्यालय में बहुत सारे निबंध लिखे होंगे, बहुत सारे, पशु पक्षी पर, पेड़ पौधों पर, घर द्वार पर, महापुरुषों पर और भी दिवसों पर और भी बहुत सारे विषयों पर आपने निबंध अवश्य लिखे होंगे। तीसरा वर्ग से तो बिल्कुल ही निबंध है ना। हिंदी की मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल ही निबंध लिखाए जाते हैं। तो मान लिया जाए कि आप बरगद के पेड़ पर आप निबंध लिखना चाहते हैं, तो पहले उसका खाका तैयार कीजिए। आप देखिए, आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि बरगद का पेड़ है, लेकिन आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? तो बरगद के वृक्ष को आपने देखा है तो आप देखिए कि बरगद का वृक्ष वो कैसा होता है। वह विशाल होता है, मोटी मोटी उसकी टहनियाँ होती हैं, कोमल चिकने पत्ते होते हैं, बड़ी बड़ी है ना जड़ें, जिसे हम सोड़ियाँ भी कहते हैं देशज भाषा में, वो सोड़ियाँ लटकी रहती हैं। यह भी हम देखते हैं कि उस पर चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, सैकड़ों की संख्या में तरह तरह की चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं। विशेष करके गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि उसके नीचे है ना जानवर बांधे जाते हैं, और भी अगर घर से बाहर, बगीचे से बाहर अगर जंगल वगैरह में ये सारे पेड़ अगर हो गए तो वहाँ तो मत पूछिए, वहाँ हिरन, बाघ, शेर सभी आकर है ना उस बरगद के वृक्ष के नीचे आकर सुस्ताते हैं। और भी कुछ हम कल्पना में आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बरगद के वृक्ष की पूजा भी होती है। आपकी माएँ, आपकी दीदियाँ, आपकी भाभियाँ, ये सब जो है बरगद के वृक्ष में की पूजा करती हैं, जिसे वर पूजा कहते हैं। धागे लेकर कोई 108 बार किसी से मान लिया जाए कि पैर वगैरह में दिक्कत है ना, घुटने वगैरह की समस्या है, किसी ने 8 ही बार घूम लिया। गणेश भगवान ने क्या किया था, वो अपने माता पिता के बस 5 चक्कर लगा लिया और बस माता पिता से बढ़कर कौन है, और सबसे पहले वे पूजे गए। तो ये तो भाई अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी शक्ति की बात है, और ज़बरदस्ती पूजा पाठ की बात है ना कि बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपने जब देखा कि बरगद में ये विशेषताएं हैं, ठीक है, तो आप इसको लेकर कविता रच सकते हैं।
और आपने कविताएं नहीं लिखी होंगी तो कविताएं तो अवश्य ही पढ़ी होंगी, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। वर्ग 1 से क्या, नर्सरी से, है ना, से लेकर ऊपर तक के वर्गों में, हिंदी की पुस्तकों में, अंग्रेजी साहित्य है तो फिर अंग्रेजी साहित्य में या किसी भी साहित्य की पुस्तक है तो उसमें कविताएं अवश्य ही होती हैं। और यहाँ प्रायः देखा जाता है कि पहले पाठ में ही एक कविता से शुरुआत होती है, वंदना से शुरुआत होती है। तो आपने कविता पढ़ी है, देखी है, तो आपके अंदर कविता की तमीज अवश्य पैदा हो गई होगी, जरूर, इसमें कहीं से कोई दोमत वाली बात नहीं है। तो फिर आप उसको कविता के खाके में, सांचे में ढालिए। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हाँ तो बच्चों, अभी मेरी बातचीत आपसे हो रही थी बरगद के वृक्ष के बारे में, और हमने जाना कि बरगद का वृक्ष ऐसा होता है, इसकी ऐसी ऐसी उपयोगिताएं होती हैं, इसके हमें ऐसे ऐसे लाभ हैं। तो आप इसी पर कविता लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप, बरगद दादा, एक कविता आपके बीच जो है वो समक्ष है ना मौजूद है। देखिए यहाँ से शुरू हुई है, चूँकि आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखा होगा कि उसकी पंक्तियाँ छोटी छोटी रहती हैं। यह नहीं है कि जगह है तो उसमें आगे आप लिख दीजिएगा, नहीं, ये शिल्प है। शिल्प यानी ढांचा। जैसे हमारा शरीर है तो इतना ही बड़ा हाथ होना चाहिए, इतना ही बड़ा सिर होना चाहिए, इसमें नाक ऐसी हो, आँख ऐसी हो। अब ये नहीं कि नाक जो है इतनी बड़ी हो जाए, आँख जो है इतनी बड़ी हो जाए, तो ये शरीर की बनावट गड़बड़ा जाती है। तो बनावट से हम शिल्प समझते हैं यहाँ कविता में। तो ये देखिए पहली पंक्ति है, ये शीर्षक क्या हो गया, बरगद दादा। जैसे हम निबंध लिखते हैं, बरगद दादा लिख दिया, और बरगद का वृक्ष ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे होते हैं वगैरह वगैरह, ये हम निबंध में लिख सकते हैं। इसी को हम कविता के सांचे में डाल देंगे। जैसे पानी है, पानी को आप गिलास में डालेंगे, उसका रूप दूसरा हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर क्या लोटे से हम पानी नहीं पी सकते हैं? पहले तो लोग लोटे से ही ज़्यादा पानी पीते थे। हम लोगों ने ज़्यादा लोटे से ही पानी पिया है। लोटा, भर भर लोटा तो चाय पी जाते थे, पहले की बात है। आज भले जो है कप में या है ना क्या कहते हैं, कपटी में या जिस भी चीज़ में हम आप चाय पिए। तो ये आप यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है, बरगद दादा बरगद दादा। बरगद दादा बरगद दादा, सिर पर अपने क्या है लादा। बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, मैं कलम ले लेता हूँ। बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, सोढ़ियाँ लटकी हुई हैं जो, या माथे पे जटा घनेरी। जटाएं समझते हैं मूल रूप से बच्चों को और साधु संतों को हो जाती है, जिसमें तेल वगैरह लोग लगाते रहते हैं, धूल गर्दा पड़ते रहता है, और उसमें है ना शैम्पू वगैरह नहीं लगाने से उसमें जो है वो जट जो है ना वो पड़ जाती है। उसी को हम जटाएं कहते हैं।
तो या माथे पे जटा घनेरी, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, या माथे पे जटा घनेरी, लाखों चिड़ियां चूं चूं करती। देखते हैं, है ना, विभिन्न टहनियों पर, शाखाओं पर, डालियों पर चिड़ियां जो हैं वो चहचहाती रहती हैं। लाखों चिड़ियां चूं चूं करती, तेरी डाली डाली फिरती। इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, बहुत विशाल होता है। बच्चों, हमने दादा इसलिए डाला है कि दादा जो है वृद्ध होते हैं, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि बरगद का वृक्ष ही जीता है, इसीलिए इसे दादा कहा गया। चाचा, भैया, बाबूजी, पिता, पापा नहीं कहा गया। तो यहाँ पर है कि लाखों चिड़ियां चूं चूं करती, तेरी डाली डाली फिरती, बंदर मामा नाच दिखाते। बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भी आकर सुस्ताते, हम बच्चे तो मौज मनाते। पहले मैं पूरी कविता पढ़ दे रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको एक साधारण, मैं कोई नियम कानून परिभाषा में आपको बांधने वाला नहीं हूँ, आप घबराएंगे नहीं। अगले वर्ग में आप पाएंगे कि थोड़ी सी अभी जो कठिन चीज़ लग रही होगी कहीं कहीं, वो बाद में आपको बिल्कुल ही सरल हो जाएगी, और आपको स्वयं लगेगा कि अरे हाँ भाई, मैं भी कविता लिख सकता हूँ। और उसके आधार पर जब आप लिख लेंगे तो लेंगे कि हाँ भाई, है ना, मैंने वह जो क्लास किया था उसमें तो मुझे बहुत लाभ हुआ, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको, आपके सामने कविता की, आपके पास ऐसी तस्वीर अवश्य उभरेगी। तो आगे मैं बढ़ता हूँ कि बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भी आकर सुस्ताते, हम बच्चे तो मौज मनाते। हम बच्चे तो मौज मनाते, पकड़ पकड़ कर फौज बनाते। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, है ना, बरगद के पेड़ के चारों तरफ हम लोग पहले जो है वो ऐसा खेलते थे। तो हम बच्चे तो मौज बनाते, पकड़ पकड़ कर फौज बनाते, घोघो रानी आँख मिचौनी। घोघो रानी आपने खेला है कभी? ऐसे 2-3 आदमी जो हाथ पकड़ लेता है और उसके बीच में एक आदमी रहता है, और उसके बाद, है ना, ऐसे कहता है घोघो रानी कितना पानी, तो इतना पानी, फिर नीचे घोघो रानी कितना पानी, तो इतना पानी। ऐसे करते करते आदमी जो है वो जब बगल अगल जो खड़े हैं उसके नीचे से आ गया तो कहता है कि लो अब हम डूब गए। तो उसी को घोघो रानी खेल कहा जाता। पहले खूब ऐसा खेला जाता। तो घोघो रानी आँख मिचौनी, पास तेरे खेले ज्यादा, बरगद दादा, सिर पर अपने क्या है लादा। अब ज्यादा और दादा और ज्यादा की जो यहाँ पर मिलान हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कविता को थोड़ा आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक पूरी कविता हो गई, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज़ का कि कोई सीमा नहीं है, किसी चीज़ पर आप न चाहे, है ना, जाने वो जितना भी लिखे वो कम होगा, वो आपकी क्षमता पर निर्भर है। तो आगे मैं इस कविता को ऐसे बढ़ा रहा हूँ। पास तेरे खेले ज़्यादा, बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी टहनियों को बाहें माना गया है। जब दादा है तो फिर उसको टहनी तो नहीं कहिएगा कि दादा तेरी टहनियाँ बड़ी बड़ी हैं, तेरे पत्ते बड़े बड़े हैं, नहीं। यहाँ पर जो है वो मानवीकरण अलंकार किया गया है, जो मैं थोड़ा सा आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा सहज रूप में, तब आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ है कि बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं, करने को ये प्यार खरी हैं, तेरे पत्ते सुंदर भाते, तेरे पत्ते सुंदर भाते, उनसे हम तो बैल बनाते। खूब हम लोग बैल बनाते थे। अम्मा मेरी पूजा करती, अम्मा मेरी पूजा करती, धागे ले कई बार फिरती, फिरती यानी घूमना। तुम्हें कभी ना कटने देंगे, देते तुमको पक्का वादा, बरगद दादा, सिर पे अपने क्या है लादा। अभी देखिए दादा और वादा, यहाँ जो मिलान किया गया। तो बच्चों, इन 2 पंक्तियों में आपने देखा कि अंत में वह एक संदेश दिया, यानी बरगद का वृक्ष जब हमारे लिए इतना उपयोगी है तो इसकी उपयोगिता से हम वंचित नहीं हो जाएं। तो ये 2 पंक्तियों से कविता को एक सौद्देश्यपूर्ण, यानी जिसका उद्देश्य हो
वो कविता को बनाया गया। और हर एक साहित्य में एक उद्देश्य अवश्य होता है। यूँ तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, छोटे से बड़े, छोटा क्षेत्र हो या बड़ा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र जो है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो अगले वर्ग में मैं आपको इसी कविता पर छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगा जो आपके लिए आवश्यक होंगी, और इन्हें आप ध्यान में रख कर लिखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी कविताएं अच्छी होंगी। और आप तरह तरह की पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, बाल पत्र पत्रिकाएँ, उनमें आप भेजेंगे तो संपादक जी आपको भी स्थान अवश्य देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कविता का शीर्षक है बरगद दादा। चलिए अब मैं कविता शुरू करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं ना है, नहीं देखिएगा, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर हलचल भी बड़ी होती रहती है। तो मैं शुरू करता हूँ। बरगद दादा सिर पर अपने क्या है लादा, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, या माथे पे जटा घनेरी, लाखों चिड़ियाँ चूं चूं करती, लाखों चिड़ियाँ चूं चूं करती, तेरी डाली डाली फिरती, बंदर मामा नाच दिखाते, बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भी आकर सुस्ताते, हम बच्चे तो मौज मनाते, बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भी आकर सुस्ताते, हम बच्चे तो मौज मनाते, पकड़ पकड़ कर फौज बनाते, घो घो रानी आंख मिचौनी। बच्चों कविता पढ़ना भी एक कला है। घो घो रानी आंख मिचौनी, पास तेरे खेले ज्यादा, बरगद दादा सिर पर अपने क्या है लादा, बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं, बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं, करने को ये प्यार करी हैं। अब चूंकि इसको दादा बनाया है तो दादा की शाखाएं टहनियाँ नहीं होती हैं, वो उनकी बाहें होती हैं, तो डालियों को बाहें माना गया। तो बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं, करने को ये प्यार करी हैं, तेरे पत्ते सुंदर भाते, तेरे पत्ते सुंदर भाते, उनसे हम तो बैल बनाते। ऐसे ऐसे फाड़कर आदमी है ना, पहले हम लोग बैल खूब बनाते थे। तेरे पत्ते सुंदर भाते, उनसे हम तो बैल बनाते, अम्मा मेरी पूजा करती, अम्मा मेरी पूजा करती, धागे ले कई बार फिरती, तुम्हें कभी ना कटने देंगे, देते तुमको पक्का वादा, बरगद दादा सिर पर अपने क्या है लादा। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको जो यह कविता सुनाई, उसमें आप जो देखेंगे कि ये दादा और लादा, यह जो है इसे हम कविता की भाषा में टेक कहते हैं या फिर हम मुखड़ा कहते हैं, और ये दादा और लादा जो हो गया इसे तुकबंदी कहते हैं। और फिर यहाँ पर एक अनुच्छेद समाप्त हुआ जो ज्यादा से हुआ, दादा लादा ज्यादा। फिर ये दो अनुच्छेद की कविता है, तो ये दूसरे अनुच्छेद में जो उसकी समाप्ति होती है वो वादा है। तो दादा लादा ज्यादा वादा। तो अगले वर्ग में आपको मैं बताऊंगा कि ये तुकबंदी आप कैसे कर सकते हैं, और फिर पहली पंक्ति में इतने ही शब्द क्यों होंगे, दूसरी पंक्ति में इसी तरह के शब्द क्यों होंगे, वो मैं आपको अगले वर्ग में बताऊंगा। चलिए बच्चों अब आगे कुछ हम लोग कविता के संदर्भ में बात करते हैं भाई। इसके पहले मैंने आपको एक कविता है ना सुनाई थी बरगद दादा पर। दादाजी हैं पिताजी के पिताजी, बाप रे बाप। अब ये देखिए ये बरगद को दादा क्यों कहा गया भाई? दादा इसलिए कहा गया कि बरगद जो होता है वो बहुत विशाल और लंबे समय तक, जहाँ तक मेरी जानकारी की सबसे ज़्यादा दिनों तक यही जो है वृक्ष रहता है। तो बरगद दादा पर यह कविता आपको मैंने सुनाई, यहाँ लिखी हुई है। चाहें तो आप इसको मोबाइल है या स्क्रीन वगैरह से आपका टीवी पर चल ही रहा है भाई, उसको आप
है ना बढ़िया से जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बरगद दादा, ये जो कविता है इस पर आपने निबंध नहीं लिखा होगा। जो आपने निबंध लिखा तो निबंध लिखना आसान है, कड़ी भाषा है वो दूसरी बात है, शुष्क भाषा है वो दूसरी बात है, एक कविता कोमल है ये अलग बात है। लेकिन आपके अंदर जब आपने कविताई जरूर है, कविता नहीं लिखी है और कविता लिखना चाहते हो तो आप एकदम कविता लिख देंगे। निबंध बहुत लिखे हैं और आपको लगता है कि कविता नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जान लीजिए निबंध ही जो है आपके लिए कड़ा हो जाएगा जब आप कविता लिखने लगेंगे। तो आपने पाया होगा कि इसमें रस है, ठीक है। अब देखिए रस की बात हुई है कविता में बच्चों, यूँ तो कुछ नियम कानून अवश्य हैं, ठीक है भाई, हम चंचलता दिखाएंगे, हम अलहड़पन दिखाएंगे, बच्चे हैं तो, लेकिन एक कायदे कानून में तो अवश्य रहना होगा। अब क्या हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, तो हम उनके साथ अभद्रता दिखा देंगे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ कायदे कानून अवश्य होते हैं। घड़ी में हम हैं तो ठीक है, हम बाहर से जो है ना आएंगे तो पूछ कर नहीं आएंगे, लेकिन कहीं भी किसी कमरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो उसका एक तरीका होता है और उस तरीके का आप पालन जरूर करते होंगे। आप शौचालय में जाते हैं, आप जो है रसोई घर में जाते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसके लिए भी आप एक सामान्य शिष्टाचार का परिचय अवश्य देते हैं। और फिर देखिए ना विद्यालय में आप जाते हैं, शिक्षक आते हैं तो क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, यही आपका ये अभिवादन है। तो छोटे मोटे नियमों में मैं आपको अब अवश्य बांधूंगा, ठीक है, ताकि आप ऐसी कविताएं लिख सकें जो किसी पत्र पत्रिका में छप सके। आप विश्वास रखें, आपके अंदर अगर इस बात की ललक है, जिज्ञासा है कि मैं भी है ना कवि बनूं और मेरी भी कविता कहीं छपे, तो फिर किसकी छपती है? बाल कविताएं तो आप ही लोग ही छपती हैं भाई, एक से एक बाल कवि हैं, असंख्य बाल कवि हैं। तो फिर आप भी अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को ऐसे निखार सकते हैं। तो मैं कुछ छोटी मोटी जानकारी देता हूं आपको। यूं कविता में छंद, रस और अलंकार। छंद, ध्यान देंगे, छंद अगर आपके पास कागज कलम है तो उठाकर लिख लीजिए। छंद, रस, अलंकार, लय और तुक। पुनः मैं दोहरा रहा हूं, छंद, रस, अलंकार, लय और तुक। ये 5 चीजें अच्छी अच्छी कविताओं में होती हैं। बड़े बड़े कवि भी जो होते हैं ना, वे यही 5 चीजों का ख्याल रखते हैं। अरे भाई, छोटे बच्चे भी अपने छोटे पैरों से चलते हैं, बड़े बड़े लोग अपने बड़े पैरों से चलते हैं। उनके पैर क्या कहला जाएंगे? पैर ही कहलाएंगे। छोटे बच्चों के पैर क्या कहलाएंगे? पैर ही कहलाएंगे। जो आपके नाम है, जो आपके अंगों के नाम है, जो आपके घरों के नाम है, जो आपके परिवारों के नाम है, वही तो बड़ों के परिवारों के नाम है, बड़ों के अंगों के नाम है। तो ये 5 चीजें आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बतला रहा हूं। पहली बात हुई थी बच्चों छंद की। तो छंद का अर्थ होता है अक्षरों की गिनती। अब देखिए, ये 16 अक्षर हैं, इसमें 16, यही मात्रा है। इसको आकार को, जैसे ब है, अ की मात्रा है तो एक मात्रा हम मानते हैं। र को भी एक मात्रा, यानी अ, हरस्व ई, हरस्व उ, यह जो है वह आपको लघु है, यानी एक मात्रा। और बाकी आकार है। हाँ, और एक और हरस्व उ है, अ है, हरस्व ई है, हरस्व उ है, यह सब जो है वो आपको लघु में आता है, यानी एक मात्रा में। बाकी जो है वो आकार है, दीर्घिकार है, ये सब दीर्घ मात्रा में, यानी 2 मात्राएं होंगी। तो ये देखिए, ये 16 वर्णों की ये रचना है, 16 मात्राओं की ये पहली पंक्ति है। बरगद दादा, बरगद दादा, 1 2 3 4, ये क्या है? अकार, एक मात्रा। 1 2 3 4, ये आकार है तो 2 मात्राएं, हो गया 5 6। अब यहां आप देखें, आकार है तो 2 मात्राएं,
तो 7 8। अब यहाँ देखिए 9 10 11 12 और 2 हैं तो 14 और 2 हैं तो 16। तो 16 मात्राओं की यह पहली पंक्ति हुई। यूँ आप इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रथम बार जो आप लिखने बैठे हैं तो इनका ध्यान ही रखें, एक सहज रूप में है ना आप है ना लिख सकते हैं। और दूसरी पंक्ति भी इन्हीं मात्राओं की है। देखिए ह्रस्वी को हम एक मात्रा कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये एकार है, एकार एकार ये सब 2 मात्राएं हैं। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये उस आधा का है तो ये मात्रा नहीं गिनी जाती है। तो उसके बाद क्या है, आकार यानी 2 मात्राएं। और ये क्या है यानी ऐकार है, ह पर ऐ है, ऐकार है तो 2 मात्राएं। फिर यहाँ भी 2 मात्राएं और यहाँ भी 2 मात्राएं। तो ये इसमें भी आप 16 मात्राएं पाएंगे। मैं पुनः गणना कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 पंक्तियों की ये जो है ये 2 पंक्तियां हो गई। बच्चों इसे हम टेक कहते हैं, टेक, या हम मुखड़ा कह सकते हैं, यानी मुंह। ये मुंह हो गया, ये आपका सिर हो गया। शीर्षक जो होता है वो सिर होता है और ये मुंह हो गया। अब ये सब जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं अंतरा। ये प्रायः आपने संगीत में सुना होगा, मुखड़ा अंतरा। ठीक है, तो ये 2 पंक्तियों की जो रचना है, ठीक है, ये आपका टेक है। और ये दोनों में पाया गया कि 16 मात्राएं हैं। यूँ मैं समझता हूँ कि प्रथम बार आप लिखने बैठेंगे तो मात्राओं का ध्यान न रख कर लिखें, सिर्फ इतना एहसास हो, है ना, ऐसे ऐसे गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि गिनती करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। चूँकि ये छंद की बात हुई है तो मैं एक सरल और सहज रूप से यह जानकारी दे रहा हूँ। तो ये छंद हो गया। ठीक है, अब देखिए रस। रस का अर्थ होता है आनंद। भाई आप कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको आनंद जरूर आता है। किसी कविता में आपने देखा होगा कि अरे भाई हंसी आ रही है। किसी कविता को पढ़कर आपके अंदर गजब प्रकार का आनंद आया होगा। किसी कविता को पढ़कर आप रोने लगे होंगे, गजब है भाई, गजब है। एक फूल की चाह आपकी पाठ्य पुस्तक में है, देखिए कितनी जो है वो दर्दनाक कविता है। ठीक है, आदमी जो है रो देता है, तो वह भी एक आनंद है। आनंद का अर्थ सिर्फ खुशी होना नहीं है, रोना भी उसी में आता है, रस में ही आता है। तो आपके अंदर हाँ श्रृंगार है। अब देखिए, बाहें तेरी बड़ी बड़ी हैं, करने को ये प्यार खरी हैं, लाखों चिड़ियाँ चूं चूं करती, तेरी डाली डाली फिरती। ये सब जो है वो क्या है, ये श्रृंगार रस हैं, श्रृंगार हैं। ठीक है, कैसे चिड़ियों का चहचहाना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर रस से मतलब है आनंद, यानी कविता पढ़ने के बाद जो आपको आनंद आ रहा है उसी को हम कविता की भाषा में हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। चलिए, यूँ साधारण आपने वर्ग 8 में तो अवश्य जो है 7वां में भी कहीं कहीं जो है वो रस जो है पढ़ाया जाता है, और 9 प्रकार के रस होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो रस के बाद अगली बारी जो आती है वह अलंकार की। अब देखिए अलंकार क्या है भाई। अलंकार का अर्थ होता है गहना। अब ये लीजिए, अब आप कहिएगा कि गहना तो महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। मान लिया जाए कि लॉकेट वगैरह पहनते हैं, ये घड़ी वगैरह है, देखिए मैंने घड़ी पहनी हुई है। ठीक है, ये सभी क्या है, एक गहना ही है। तो जिस प्रकार से इसको आप कविता की भाषा में समझिए कि अलंकार क्या है। जिस प्रकार से स्वर्ण यानी सोना, जिस प्रकार से स्वर्ण से है ना गहना बनता है, सोना से गहना बनता है ना, तो जिस प्रकार से
स्वर्ण से गहना बनता है, उसी प्रकार से सुवर्ण, सुवर्ण देखिए मैं यहां लिख देता हूं। देखिए सुवर्ण, ये आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, सोना ये नहीं नींद, नींद वाला सोना नहीं है भाई, है ना, सोना चांदी हीरा मोती है। तो ये देखिए ये स्वर्ण, तो स्वर्ण से क्या बनता है भाई, गहना बनता है, सिकड़ी है, कर्णवाली है, नथिया है, और भी है ना अनेकानेक गहने होते हैं। तो जिस प्रकार से स्वर्ण से है ना गहना बनता है, उसी प्रकार से सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण, सुंदर वर्णों से सब क्या है, वर्ण हैं, अक्षर हैं। आपने तो व्याकरण में जो पहले ही पाठ में पढ़ा होगा भाई, भाषा और व्याकरण के बाद पहला पाठ आपका है वर्ण है ना, फिर संधि समास लिंग वगैरह ये सब जो है व्याकरण के पाठ हैं। तो सुंदर वर्णों की सहायता से वो जो कविता रची जाती है उसे हम काव्य की भाषा में अलंकार कहते हैं। यानी काव्य को एक शरीर समझ लीजिए, कविता को एक शरीर समझ लीजिए। कविता रानी है, कविता रानी है, और वो उसकी जो पंक्तियां हैं है ना, उसमें जो मात्राएं हैं वे छंद हो गए, छंद हो गई, और जो उसको पढ़कर जो आनंद आ रहा है वो रस हो गया, और जो उसने गहना यानी पढ़कर जो है किसी में श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है, किसी में जो है वो है ना हंसी आ रही है, तो यह सब आपका रस हो गया। किसी में रुलाई आई, किसी में भयानक रूप भी है ना, शिव का भयानक रूप तांडव हो रहा है ना, रौद्र रूप है ना, किसी में है ना घृणा वगैरह की भावना होती है, तो ये सब रस में है। यानी उस कविता रानी से हम इस प्रकार के रस की प्राप्ति कर रहे हैं। तो जो आनंद आप पाते हैं उसे हम रस कहते हैं। और फिर कविता शरीर, कविता रानी श्रृंगार जो करती है उसे हम गहना कहते हैं, यानी काव्य की भाषा में हम अलंकार कहते हैं। तो ये आपके पास तीन चीज़ें मैंने सरल और सीधे रूप में बताई। अब दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह क्या है, लय, और अंतिम चीज है तुक। अब लय से क्या मतलब है, कैसे होता कि भाई बेलय गा रहा है ना, बहुत बढ़िया लय है, क्या क्या मीठी आवाज़ है। तो विशेष कर कर जब आदमी गाना गाता है ना, तो जब गाना गाता है तो फिर उसका सुरीलापन, मीठी आवाज़ ही लोगों को आनंदित कर देती है। तो कविता भी क्या है, कविता भी गाना है। देखिए ना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं भाई, हंसिएगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें आप पाएंगे कि लय जरूर है, सुरीलापन आवाज़ में नहीं है, ये आप भी पाएंगे। लेकिन देखिए मैं इसको गा रहा हूँ, बरगद दादा बरगद दादा बरगद दादा बरगद दादा, सिर पर अपने क्या है लादा, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी ते, देखिए आवाज़ फंसने लगी भाई, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी या माथे पे जटा घनेरी, लाखों चिड़ियाँ चूं चूं करती, तेरी डाली डाली फिरेती, बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भिया करे सुसताते, हम बच्चे तो मौज मनाते,
पकड़ पकड़ कर फौज बनाते, घो घो रानी आंखें मिचौनी, घो घो रानी आंखें मिचौनी, पासे तेरे खेलें ज्यादा। देखिए भाई, आपने मिठास नहीं पाई होगी, लेकिन जो आपने देखा तो यह लय है। अगर आप लय जानेंगे, लय में लिखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मात्राएं आ जाएंगी। अब एक दो मात्रा इधर उधर है, प्रारंभ से आदमी क्या दौड़ना ही जान जाता है। पहले आदमी खड़ा होता है टिड़ी मना, फिर उसके बाद में चलता है, चलने में लुढ़कता है, गिरता है, पड़ता है, उसके बाद आदमी चलने लगता है बढ़िया तरह से। तो प्रारंभ में आप गाने के रूप में कविता को लिखें तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी कविताओं में छंद का भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग हो जाएगा, और रस तो आ ही जाता है। हर एक प्रकार का रस है उसमें, कोई किसी न किसी प्रकार के रस का संचार अवश्य ही हो जाएगा। और फिर आपको खुद पता नहीं होगा, लेकिन उसमें जानने वाले ये पाएंगे कि ये अलंकार है। जैसे छोटे बच्चे नहीं समझते हैं कि ये माता ने या उसने जो है कौन सा गहना पहन रखा है, लेकिन वह गहना होता है। तो इसी प्रकार से आपकी कविता में भी अलंकार की प्रयुक्ति यानी अलंकार प्रयोग अवश्य हो जाएगा, भले ही आपको मालूम नहीं हो। तो यह जो मैंने जो ये गाया, ठीक है, वो गाने को गियता कहते हैं, गियता। तो यही जो है वो लय है। अब चलिए अंतिम चीज, तुक। तुक क्या है भाई? तो यानी तुकबंदी, यानी कविता की जो प्रथम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के अंतिम एक शब्द या दो शब्द दोनों एक समान जो हो रहे हैं, उसे हम तुकबंदी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके समक्ष ये मौजूद उपस्थित है। देखिए दादा, पहली पंक्ति है बरगद दादा बरगद, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहां देखिए ये दादा है, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द, और द्वितीय पंक्ति के अंतिम शब्द में भी आपने दादा से संबंधित चीज देखी, और इसी को हम तुकबंदी कहते हैं, दादा लादा। चलिए आगे, जिसको हम अंतरा कहते हैं। पहला अंतरा है दाढ़ी तेरी, दाढ़ी को छोड़ दीजिए, अंतिम शब्द को ही लीजिए, तेरी घनेरी, है कि नहीं है? अरे है ना भाई, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उब गए आप तो घर में हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए तेरी घनेरी करती फिरती, धरती की जगह, गजब कमाल है भाई कविता का। करती करती ती है, आदर देते हैं ना, तो क्या होता है? करती जाती आती, करती फिरती, दिखाते सुस्ताते, मनाते बनाते। अब मिचौनी के बाद ज्यादा क्यों हुआ? अब इसका एक मिलान हो रहा है, यानी एक जो है यहाँ अनुच्छेद, जिसको आप पैराग्राफ, अंग्रेजी भाई ज्यादा आप लोग समझते होंगे हो सकता है, लेकिन जान लीजिए अनुच्छेद होता है हिंदी में, है ना। पैराग्राफ की हिंदी जो है वो अनुच्छेद है। तो यहाँ पर जो है इससे मिलाया जा रहा है, तो दादा लादा की यहाँ पर तुकबंदी हो गई। फिर देखिए, हैं बड़ी हैं खड़ी हैं, बातें बनाते, करती फिरती। अभी देखिए जिस तरह से आपने देखा यहाँ, कहाँ है भाई, आंख बिचौनी और ज्यादा, उसी प्रकार से ये पाएंगे कि अब बाजू जो है पंक्ति अलग प्रकार की हो गई है, लेकिन अब यहाँ तुकबंदी हो रही है भाई। तो तुकबंदी हो रही है, तो यहाँ देखिए वादा। तो देखिए अब यहाँ लादा दादा लादा ज्यादा वादा। अब आपको मुझे विश्वास है कि यह कविता अवश्य अच्छी लगी होगी, और इसी को हम तुक कहते हैं। बच्चों, मैं तुकबंदी का एकदम सरल सा उपाय बताता हूँ। आपने वर्ण पढ़ा होगा, ठीक है? दो प्रकार के वर्ण है ना, दो प्रकार के वर्ण है। पहला है कौन? स्वर, और दूसरा व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं आप लोग, मैं देखता हूँ कि व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। मैं उंगली था ऐसे ही बोल रहा हूँ,
प्यार से, या आप नहीं समझिएगा कि मैं आपको डांट रहा हूँ। व्यंजन होता है, या के बाद आधा यहाँ है, जैसे चंचल नहीं चंचल, ठीक है। अब आप ये नहीं समझेंगे कविता के बारे में, कविता बोलते बोलते ये सर क्या बतलाने लगे। अरे भाई, यह तो जानकारी तो होनी ही चाहिए। अक्षर लिखना हम जानते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी चीज़ों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो अभी देखिए वर्ण, तो अ आ ई ये सब 16 जो हैं, ये 11 जो हैं वो स्वर वर्ण हैं। और फिर उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इसको हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर, ठीक है। तो 5×5 = 25। उसके बाद य र ल व, है ना, श श स, 3 प्रकार का श है, तलव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ठीक है। ह क्ष त्र ज्यों, जिसको आप लोग, है ना, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, ह छत्र ज्ञ, ये सब बिल्कुल गलत है। ह क्ष त्र ज्यों, वो ज्ञ नहीं है, वो ज्यों है। तो इन सारे वर्णों की आपके पास जानकारी है, तो आप तुकबंदी में, है ना, इनसे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शब्द है एक कविता की पहली पंक्ति में रख रहा हूँ, पोंपों करती गाड़ी आई, पोंपों करती गाड़ी आई, अपने साथ सवारी लाई, है ना, छोटू उतरे मोटू उतरे, इतने में दादाजी उतरे, मुझको तब तो क्या खूब सूझा, गई छिप में गाड़ी पीछे। दादा ने चश्मा लटकाकर इससे पूछा उससे पूछा, मैं बोली तब दादा दादा, हुए खुश हुए बहुत ही ज़्यादा, मेरे हाथ मिठाई आई, पोंपों करती गाड़ी आई। अब देखिए पहली पंक्ति जो है वो आई है, ये पहली पंक्ति का अंतिम शब्द जो आई है। अब इसको लग रहा है कि अब कविता में जो सर ने बतलाया कि दादा लादा और यहाँ ज़्यादा, अब हम कैसे करें भाई, पोंपों करती गाड़ी आई, तो हम, है ना, मैंने लिख दिया। तो आसान तरीका, आई से चलिए कीजिए, आई और आई तो नहीं होगा, आई और इसलिए नहीं होगा कि आ जो है आकार की मात्रा है, तो इसी प्रकार से आपको खुद खटक जाएगा। कविता भाई चीज़ ऐसी है, इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि भाई दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है कवि है, क्योंकि हर एक के अंदर संवेदना है, हर एक आदमी जीना मरना जानता है, वो सुख दुख की अनुभूति करता है। तो फिर आप आई ई ये सब नहीं होगा, क से आइए, काई, हाँ काई जमी रहती है, काई ख, खाई एकदम हो गया, रोटी खाई, है ना। फिर गाई, हाँ गाय भी है, घाई ना, घाई नहीं है, छोड़ दीजिए, अंक से तो होगा ही नहीं। च पर आते हैं, चाई नहीं, लेकिन चवाई हो सकता है, छ, हाँ जाई जाई, है ना, 6 से छाई, जैसे घटा छाई, जाई जाना, झाई झाई मारना, कालापन आना चेहरे पर, है ना, जो सांवले वगैरह काले वगैरह होते हैं, तो कहते हैं कि झाई मारा हुआ, ये झाई मारी हुई है। यहाँ से तो होगा नहीं भाई, यहाँ से कोई शब्द नहीं बनता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं ट से, टाई, ठाई, डाई नहीं होगा, ढाई तो होगा, ढाई, सितम ढाई, ठीक है। फिर टवर्गी न नहीं, तो ताई, हाँ चाची, चाची हो गया, ताई, थाई, दाई बुआ जी, धाई धाते हुए दौड़ते हुए आना, नाई हमारे नाई भाई साहब, ठीक है। इस तरह से आप पाएंगे कि आपके पास न जाने कितने तुकान शब्द आ गए। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, हर तरह से कर सकते हैं। तो हाँ बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को कविता लेखन के बारे में एक सामान्य जानकारियाँ दी, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपनी कविता लेखन में पूर्णतया सफल और सक्षम होंगे। तो मैं अब बात समाप्त करना चाहता हूँ। पुनः एक निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में आप यही समझ लें कि आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं उनको आप कल्पनाओं का रूप देकर एक कविता का रूप दे सकते हैं। आप घर परिवार, माता पिता, रिश्ते नाते,
महान व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध कहानी है, उस पर आप कविताएं बिल्कुल लिख सकते हैं। मूल रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप कविता लेखन करें तो आप जो भी लिखें वो ध्यान में यह रखकर कि उसे गाया जा सके। जो मैंने पिछले वर्ग में मैंने आपको लय के बारे में बतलाया था, यानी उसमें ज्ञता होनी चाहिए। आप अगर इसका ध्यान रखेंगे, गाकर गुनगुनाकर अगर आप कविताएं लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें छंद, रस, अलंकार, जिनके बारे में मैंने आपको एक सहज रूप से एक संक्षिप्त जानकारी दी थी, आपकी सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। हाँ, एक विशेष ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा आपको। जो मैं पुनः कहना चाहता हूँ वह है तुकबंदी का। वो जाकर इसके पहले मैंने जो कविता सुनाई थी, बरगद दादा सिर पर अपने क्या है लादा, तो दादा लादा, उसके बाद करती फिरती, है ना, इस तरह की जो तुकांत शब्द थे वो आप पूरी तरह से अपनी कविताओं में रच डालें। अनुच्छेद के बारे में बतलाया था, वह कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो दो दो पंक्तियों की ऐसी रचना करके अपनी पूरी कविता को एक अच्छी कविता के रूप में पहचान बना सकते हैं। और इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि कहीं से भी ऐसी बात नहीं होगी कि आपके द्वारा लिखी गई कविताएं किसी पत्र पत्रिकाओं में नहीं छप सके। तो अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां या फिर कविताएं वगैरह भी हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा, है ना, उस पर आप अपनी कविताओं वगैरह को दे सकते हैं। अगले वर्ग में मैं आपके समक्ष, आपके बीच कविता के अलावा कहानी को लेकर आऊँगा। तो कहानी लेखन के लिए बच्चों आप सब तैयार हैं ना? तैयार हैं ना? ठीक है, धन्यवाद बच्चों। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से शुभ विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के संडे एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।